प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के डिजिटल मंच पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर एस्पिरेंट्स, मैं लगातार ज्योग्राफी के लेक्चर्स को आपके लिए अपलोड रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो उसी संदर्भ में मेरा जो आज का टॉपिक है, हालांकि अपवाह तंत्र टॉपिक को मैंने शुरू किया था, और अपवाह तंत्र में मेंस एग्जामिनेशन में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते रहे हैं, उसको कर लेना हितकर होता है। इसीलिए जो पहला क्लास था ड्रेनेज सिस्टम का भारत में अपवाह तंत्र का, वो मैंने राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना को लेकर किया था, और उसके जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आपका क्या स्टैंड होना चाहिए से जुड़े हुए तमाम डायमेंशंस को मैंने क्लियर किया था। अब अपवाह तंत्र में एक और टॉपिक है जो परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इनफैक्ट बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है। तो वो क्या है? तो वो भारत में जो नदी जल बंटवारे को लेकर, भारत में नदी जल बंटवारे को लेकर जो अंतर्राज्यीय विवाद है, अंतर्राज्यीय विवाद, इस पर सवाल आते रहे हैं। इस पर सवाल यूपीएससी में भी आते रहे हैं, बीपीएससी में भी आते रहे हैं, दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आते रहे हैं, और ये सवाल आप कहें तो निबंध लेखन की दृष्टि से भी जो कंटेम्प्ररी इशू होते हैं उनके लिए भी ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि भारत में जो नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच जो आपसी विवाद हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इस इंटर स्टेट डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय विवाद जो नदी के पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच हो रहा है, आखिर उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, और जब इन कारणों के कारण ये विवाद हो रहा है तो फिर इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, परिणाम इसके क्या हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके कारण कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं, और आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो फिर आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्या इस समस्या का समाधान संभव भी है या नहीं। तो इसके बाद ये भी जानना चाहिए कि क्या इस समस्या का समाधान है, और समाधान है तो कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए। तो अगर हम लोग अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा विवाद के कारणों को अच्छे से समझ लें, फिर उनसे कौन कौन से परिणाम देखने को मिल रहे वो समझ लें, और इसके कारण परिणाम वस्तुतः समस्या है, और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है या क्या प्रावधान है पहले से अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निपटारे के लिए पहले से क्या प्रावधान है, और हम और कौन से सुझाव दे सकते हैं। इन तमाम आयाम से अगर हम इस प्रश्न को कर लेते हैं तो फिर से आने वाले समय में आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एक हिट क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है अपवाह तंत्र और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें अब हम लोग इस जो है रिवर वाटर जो डिस्प्यूट है इंटर स्टेट, इसको हम लोग पूरे शुरू से लेकर अंत तक करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात तो थोड़ा सा हम लोग एक भूमिका देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, भारत, गांधी जी ने कहा था कि, अगर गांधी जी का एक कथन आप लोगों को याद हो कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी धरती में हम सभी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। इतनी संसाधनें हैं हमारी इस धरती में, हमारे देश में, कि हमारी तमाम भारतीयों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन लालच की नहीं। जब भी लालच होगा तो तनाव होगा। अब जल की क्या स्थिति है, नदी जल या तो ताज़े पानी का जल जो हमारे लिए बहु उपयोगी है, उसकी क्या स्थिति, हकीकत क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
तो गांधी जी का जो ये स्टेटमेंट है ना, या आप इस तरह के जब प्रश्न आए तो भूमिका में भी कोट कर सकते हैं, नहीं तो निष्कर्ष में भी कोट कर सकते हैं, बड़ा ही प्रभावी होगा। तो अब देखिए, पूरी संसार में जितना ताज़ा पानी का मतलब, मेरे कहने का मतलब मीठा पानी, तो संसार में जितना भी ताज़ा पानी है उसका सिर्फ 4% ताज़ा पानी, सिर्फ 4% भारत में है। पूरी दुनिया में जितना पीने योग्य पानी है, वो फ्रेश वाटर है, उसका सिर्फ 4% भारत में है। और ये 4% पानी कहाँ संचित है? तो हिमानियों के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, नदियों में, झीलों में और भूमिगत जल के रूप में। तो ये जो 4% पानी है वो भूमिगत जल, झीलों में, नदियों में और ग्लेशियर्स में है। और दूसरा एक आंकड़ा देखिए, आज पूरी दुनिया की जितनी आबादी है, अगर हम लोग जनसंख्या की बात कर लें, पूरी दुनिया की जो जितनी जनसंख्या है, 8 अरब से ज़्यादा हो गई है विश्व की आबादी, तो पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसका 18% अकेले भारत में है। लगभग लगभग 18% भारत में पूरी दुनिया की आबादी निवास करती है। तब पानी है, ताज़ा पानी है सिर्फ 4%, और उसमें भी हिमानिया को हम तो तुरंत अपनी इच्छा अनुसार मेल्ट करके थोड़ी ना ताज़ा पानी बना सकते हैं। ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है, उस सूर्य के तापीय प्रभाव से वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, नदियों में पानी आता है। फिर नदियों के टोटल पानी को हम थोड़े ना अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नदियाँ ही मृत हो जाएंगी। फिर झीलों की भी सीमा है और भूमिगत जल भंडार, इन सब की भी तो सीमा है, कितना दोहन करेंगे, फिर उसका प्रतिकूल प्रभाव भी आएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो 4% दुनिया का ताज़ा पानी है उसका पूरा का पूरा तो हम इष्टतम इस्तेमाल तो अपने लिए कर नहीं सकते। आखिर इन स्रोतों को बचाए रखने के लिए भी तो कुछ पानी इसमें रहना चाहिए। और ऊपर से आबादी कितनी है? 18% आज के डेट में, लगभग 18% पूरी दुनिया की, और ये तो बढ़ने वाली चीज़ है। हमारा तो जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य भी भारत सरकार ने 2045 से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया है। तो धीरे धीरे तो आबादी घटने वाली चीज़ ही नहीं है, वो तो बढ़ेगी। और स्टेबल कब होगी? 2070 तक आते आते। तो कहने का ये मतलब है कि जब मांग अधिक हो, जब मांग अधिक हो और आपूर्ति कह लीजिए या संसाधन कह लीजिए वो कम हो, तो तनाव तो होगा ही। तो भारत में तो ताज़े पानी, मीठे पानी, फ्रेश वाटर के बंटवारे को लेकर तनाव हमेशा होगा, जब तक कि हम अपनी आदतों में सुधार न कर लें। और आदतों में सुधार कर लेना लिखने में आसान है, व्यवहारिक रूप में बड़ा ही मुश्किल चीज़ है। तो इसी कारण से क्या है कि वर्तमान में यह एक बहुत गंभीर समस्या बनकर उभरी है। अब इतनी ये समस्या गंभीर हो चुकी है कि इससे न केवल राज्यों के आपसी संबंध प्रभावित हो रहे हैं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर हम ये जानेंगे अब कि आखिर ये जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों के बीच जो विवाद या तनाव है, उसके लिए कौन कौन से कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तो अब हम लोग इसके बाद इस आंकड़े का जान के अब हम लोग जानेंगे उत्तरदायी कारण। तो यहाँ देखेंगे, हम लोग लिख लेंगे रिस्पॉन्सिबल रीजन्स, उत्तरदायी कारण। अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे को लेकर कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहला ये कारण इम्पॉर्टेंट है, नदियों की अंतर्राज्यीय प्रकृति। अब इसका क्या कारण है, इसका क्या अर्थ है अंतर्राज्यीय प्रकृति की?
तो देखिए, शायद ही भारत में ऐसी कोई प्रमुख नदी है जो सिर्फ एक ही राज्य से निकलती है और एक ही राज्य में समाप्त हो जाती है। जितनी भी प्रमुख और बड़ी नदियां हैं वो कई राज्यों से होकर बहती है। जैसे देखिए, अगर हम कहें गंगा, तो गंगा तो उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा हिस्सा झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहती है। फिर उत्तराखंड को भी देखेंगे तो उत्तराखंड, सॉरी, अगर हम लोग यमुना को देखते हैं तो यमुना भी, इसका कैचमेंट एरिया, यमुना का जो कैचमेंट एरिया है, यमुना का जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये उत्तर प्रदेश और में ये मिलती है। तो ये भी कई राज्यों से। इवन आप गोदावरी को देखें तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश होते हुए ये प्रवाहित होती है। इसी तरीके से कृष्णा भी देखें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश होकर ये भी बहती है। फिर आप अगर कावेरी को देखें तो कर्नाटक है और प्रमुख रूप से तमिलनाडु है। फिर लेकिन इसका जो जल है वो केरल को भी मिलता है, पुदुचेरी को भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनका जो प्रवाह का मार्ग है वो कई राज्यों से होकर गुजरता है। और इस कारण से नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद की स्थिति रही है राज्यों में, ये शुरू से रही है। ये एक कारण है। तो नदियों की अंतर्राज्यीय जो प्रकृति है वो एक पहला कारण है। दूसरा प्रमुख कारण उत्तरदायी है मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन। अब ये कैसे नदियों के जल बंटवारे को लेकर तनाव उत्पन्न करता है? तो देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ने वाली चीज़ है, बढ़ रही है हमारी। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो रोजगार की समस्या, तो जनसंख्या बढ़ने का पलायन को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर दुनिया में भी, तो हमारे अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में जो अंतर्राज्यीय माइग्रेशन हो रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण बढ़ रहा है तो साथ साथ औद्योगिकरण, क्योंकि नगरों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ी हुई जनसंख्या को भी अधिक जल चाहिए। नगरीकरण बढ़ने में नगरीय जलापूर्ति लगातार उसकी मांग बढ़ते जा रही है। औद्योगिकरण तो उद्योगों को भी जल की मांग बढ़ते जा रही है। तो लगातार मांग में तो वृद्धि होती जा रही है, लेकिन उसके अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे पास संसाधन ही कम है। इस कारण से भी स्वाभाविक रूप से राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, विवाद होते रहते हैं। इसके अलावा अगला कारण है कृषि हेतु। ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। कृषि हेतु नदी जल पर निर्भरता, ये भी एक मेजर फैक्टर है। कृषि हेतु नदी जल पर निर्भरता। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, ये भी क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो आज भी आज़ादी के इतने साल गुजर चुके हैं, 78 साल हो गए हैं, और तब भी लगभग 52% खेतों तक ही कृत्रिम साधनों के द्वारा सिंचाई की सुविधा मुहैया हो पाई है, उपलब्ध हो पाई है। और 48% खेत ऐसे हैं जो आज भी अपनी खेती के लिए पूर्ण रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा का क्या आलम है हमारे यहाँ, आप जानते हैं। यह न केवल अनिश्चित है अपितु अनियमित भी है, और साथ ही साथ अगर वर्षा होती भी है तो उसका वितरण पूरे देश में एक समान नहीं है। इसीलिए राज्य सरकारें प्रयास करती हैं कि वो नदी के जल का अधिकतम इस्तेमाल करें, ताकि वो साल में 3 फसली खेती या दो से अधिक बार फसलों की खेती को सुनिश्चित कर पाएँ। इससे राज्यों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, विवाद उत्पन्न होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि राज्य सरकारें करती हैं क्या कि नदियों के जल को, अब चूँकि वर्षा अनिश्चित भी है, अनियमित भी है, वितरण असमान है, तो राज्य सरकारें नदियों के जल को
अधिकतम रूप में बांधों में संचित कर लेना चाहते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और उनमें तय कोटा से अधिक कोई राज्य अगर जमा कर ले तो फिर दूसरे राज्य को जल की कमी होगी, वो तनाव का कारण बनता है। इसके अलावा एक और कारण बनता है कि नदियाँ, चूँकि मैंने कहा कि इंटर स्टेट उसका नेचर है, उनका नेचर है, कई राज्यों से होकर बहती हैं, तो जो नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। अगर पठारों में से निकल रही है, कहीं हिमालय से ही निकलेगी, तो जो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वो उसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है, ऊपरी जल बहाव क्षेत्र है। और जिन राज्यों में वो मुहानों में मिलेगी वो उसका निचला बहाव क्षेत्र है। तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसका जो ऊपरी कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र है और जो अपवाह क्षेत्र है, जल बहाव का क्षेत्र है, ऊपरी हिस्से के जो राज्य हैं वो बांधों में नदियों के जल को तय कोटा से अधिक जल जो है उसमें संचित कर लेते हैं। और इससे स्वाभाविक रूप से नदी में जो जल की मात्रा निचले बहाव क्षेत्र वाले राज्य हैं उनके लिए कम हो जाती है। इससे राज्यों के बीच विवाद गहराता है। अब खासकर यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो विवाद है वो मुख्यतः यही कारण है कि ऊपरी जो जिसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ऊपरी जो बहाव क्षेत्र है वो कर्नाटक में पड़ता है और निचला जो इसका बहाव क्षेत्र है वो तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी नदी का। और तमिलनाडु द्वारा बार बार यही आरोप लगाया जाता है कि कर्नाटक द्वारा अपने बांधों में, यहाँ पर जो बांध बना हुआ एक बहुत बड़ा कर्नाटक में ये आपको मांड्या के पास कृष्णराज सागर बांध, और उसमें तमिलनाडु के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उसमें जो कर्नाटक के लिए कोटा तय है, मात्रा तय, उससे ज़्यादा वो संचित कर लेता है, तो फिर तमिलनाडु में जल की कमी हो जाती है, पीने का संकट, सिंचाई का संकट, और ये बहुत लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। तो ये भी एक कारण है। राज्यों के द्वारा सब कोई को लालच, मैंने कहा शुरू में ही कि हमारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं है। फिर राजनीतिक कारणों से भी ये एक विवाद का कारण बनता जा रहा है। राजनीतिक कारण क्या? तो फिर ये जो राज्य सरकारें हैं, जिन राज्यों के बीच आपस में तनाव है, जब भी इनके यहाँ चुनाव होता है, चाहे वो राज्य स्तरीय चुनाव हो विधानसभा का या आम चुनाव हो लोकसभा का, ये राज्य सरकारें क्या करती हैं ना कि इसको क्षेत्रीय अस्मिता से, क्षेत्रीय पहचान से जोड़कर इसका राजनीतिकरण कर देती है इस मुद्दे को, और जनता को इस बात का आश्वासन दे देती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इस समस्या का समाधान कर देंगे। और जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये एक राज्य की बात नहीं है, उनके अपने बस की बात नहीं है इस समस्या का समाधान कर देना। तो फिर सत्ता में आ गए और फिर समस्या जस के तस है तो ये जनता के द्वारा फिर तनाव उत्पन्न किया जाता है, स्वाभाविक भी है, तो ये विवाद का कारण बनता है। इसके अलावा एक संवैधानिक प्रावधान भी राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद का कारण बनता है। वैसे तो भारत का संविधान राज्यों को जल आपूर्ति और सिंचाई पर स्वायत्तता प्रदान करता है। भारत का संविधान कहता है कि भाई जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जो जल है वो राज्य सूची का विषय है, उसमें राज्य स्वायत्त हैं। लेकिन एक इसमें सब क्लॉज है कि केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित करने का अधिकार है। ये राज्य सरकारें इस जो एक सब क्लॉज है इसको पसंद नहीं करती और इस कारण से विवाद होता है। तो ये एक संवैधानिक प्रावधान भी है जिसके कारण राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है, राज्यों और केंद्र के बीच तनाव हो जाता है। तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण वर्तमान में भी अंतर्राज्यीय विवाद हो रहा है नदी जल के बंटवारे को लेकर। तो कुछ आप जैसे आप इतना कारण लिखें तो फिर आप बताएं कि कुछ नदियों का उदाहरण दे दें कि किन किन नदियों के बीच जल के बंटवारे को लेकर किन किन राज्यों के बीच विवाद है। तो जैसा कि मैंने सबसे अभी बताया कि कावेरी नदी, अब ये जो कावेरी नदी है इसके जल के बंटवारे को लेकर शुरू से विवाद रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अभी एक साल पहले भी इनके बीच विवाद उभर आया था। विवाद उभर के आया था वो कभी समस्या का समाधान हो ही नहीं पाता। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अगर हम कृष्णा नदी, इस नदी के विवाद को बात करें तो कृष्णा नदी जो जल बंटवारा विवाद है इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो विवाद कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र चूँकि यहाँ से निकलती है, कर्नाटक से होकर बहती है तो कर्नाटक भी इसमें इन्वॉल्व है,
तेलंगाना में भी इसका हिस्सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश में भी। तो ऐसे सवाल पीटी में भी आ जाते हैं कि कृष्णा नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो कृष्णा नदी जल विवाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब शामिल है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एक नदी है, छोटी नदी है, हाल फिलहाल बहुत विवाद हो गया था यहाँ पे कर्नाटक में, गोवा और कर्नाटक के पास यहाँ पे एक नदी है। इस नदी का नाम है, जो कर्नाटक से निकलकर, इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है और मेजर हिस्सा इसका गोवा में पड़ता है। तो इसका नाम है महादेई नदी, महादेई। अब कर्नाटक क्या करना चाहता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा एक बांध बना के, महादेई मानसून के समय जो महादेई में इधर खूब वर्षा होती है ना पश्चिमी तट पे और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, तो उस अतिरिक्त पानी को उस जलाशय में इकट्ठा कर लेना चाहता है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा नदियां जो हैं कर्नाटक में बहती हैं, जो कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, इन नदियों में उस पानी को नहर के माध्यम से जोड़ना चाहता है, ताकि कर्नाटक में हर फसल मौसम में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल हो। लेकिन फिर इसका जो विरोध गोवा और महाराष्ट्र करते हैं, क्योंकि वो एक तरफा कर्नाटक ऐसा करना चाहता है। तो महादेई नदी को लेकर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंतर्राज्यीय विवाद चल रहा है। उसी तरीके से रावी और व्यास, अब यहाँ से ये रावी नदी है, यहाँ से ये व्यास नदी, यहाँ से ये सतलज नदी है। तो ये जो रावी और ब्यास नदी है, इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों में जो है वो विवाद है। फिर अगर आप बात करें, एक बड़ा ही प्रचलित विवाद है, प्रिवेल करता है, उसको बोलते हैं वंशधारा विवाद। अब वंशधारा विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। ये भी सुर्खियों में रहा। 2009 में ही यह विवाद सामने आया और 2017 में इसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एक न्यायाधिकरण था, ट्राइब्यूनल था, उसके द्वारा इस विवाद का समाधान कर दिया गया। लेकिन फिर ओडिशा ने इस न्यायाधिकरण के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में 2017 में चुनौती दे दी और फिर आज तक वो मामला लंबित है, वो विवादग्रस्त ही है आज तक। तो ये वंशधारा विवाद क्या है? तो यहाँ पे ओडिशा से निकल के आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है, बहुत छोटी नदी है, वंशधारा। अब इसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीमा से होते हुए आंध्र प्रदेश में ये बह के बंगाल की खाड़ी में मिलती है वंशधारा नदी। अब इसमें आंध्र प्रदेश ओडिशा का ज़मीन उससे मांग कर अधिग्रहण करके उसमें जलाशय बना रहा है ताकि अपने यहाँ सिंचाई इंश्योर कर सके, जिसका विरोध ओडिशा कर रहा है। और मैंने कहा कि 2009 का विवाद है, 17 में समाधान हुआ न्यायाधिकरण के द्वारा, फिर ओडिशा ने उसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया, अभी तक वो मामला लंबित है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण आप नदी जल बंटवारे को लेकर, कुछ नदियों को लेकर जो है उसका आप उदाहरण भी बताइए। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि जो ये विवाद है उसका हम क्या परिणाम सामने देख रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं राज्यों के बीच जो इस तरह का तनाव बढ़ रहा है। तो अब हम लोग ज़रा परिणाम भी देख लेते हैं कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के कारण कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम सामने आ रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम। तो सबसे पहले राज्यों के बीच तनाव से राज्यों के आपसी जो संबंध हैं, आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, है ना, बिगड़ रहे हैं। पहला तो हम यही देखते हैं कि राज्यों के आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, एक तो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो जाता है। तो क्षेत्रीय अस्मिता जो रीजनल आइडेंटिटी है की भावना जो है वो बढ़ रही है। अब ये बड़ा डेंजरस है कि राज्य के बीच आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। अब उग्रता की भावना आ जा रही है, अलगाववाद की भावना बढ़ जा रही है। अब इससे हो क्या रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि राज्यों के बीच वैमनस्यता में वृद्धि हो रही है, वैमनस्यता में
वृद्धि हो रही है, राज्यों राज्यों के बीच वैमनस्यता में वृद्धि हो रही है। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है, और अगर अब कर्नाटक के लोग तमिलनाडु के लोगों को देखना नापसंद करें, तमिलनाडु के लोग कर्नाटक के लोगों को देखना नापसंद करें, कर्नाटक के लोगों को तमिलनाडु में दिक्कत होने लगे, तमिलनाडु के लोगों को कर्नाटक में दिक्कत होने लगे, तब तो एक बड़ी समस्या है राष्ट्रीय एकता। तब तो राष्ट्रीय एकता का की जो अवधारणा है उस पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जब राज्य राज्य ही आपस में, राज्य राज्य के लोग ही एक दूसरे से इस तरह से ईर्ष्या करेंगे, वैमनस्यता करेंगे, तो फिर वो कैसे एक राष्ट्रीय मुद्दे पर एक होंगे। तो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो भी कमज़ोर पड़ रही है इसके कारण से। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो राज्य सरकारें हैं, वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दे रही हैं, पॉलिटिसाइजेशन कर दे रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इस समस्या का समाधान कर देंगे। अब उसके कारण जनता वोट दे रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान अकेले राज्य के बस की तो बात है नहीं। अब इससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है हमारे देश में, राज्यों में। और फिर इससे क्या होता है, एक बहुत मास मूवमेंट जो जन आंदोलन होता है, वो आप देख रहे हैं कि जो पूरी जनता सड़क पे आ जा रही है इस मुद्दे को लेके। इसे लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, लॉलेसनेस, कानून का राज जो है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, विधि व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है सुचारू रूप से। तो जन आंदोलनों की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, वो बढ़ गई है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राज्य के स्वास्थ्य पे तो पड़ता ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब दिशा से जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम देख रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी ये समस्या प्रारंभ से ही है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, मांग अधिक है, तो फिर आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो, ठीक है ना। तो आखिर सवाल ये अंत में होता है ना, क्या इस समस्या का समाधान संभव है, समाधान कैसे। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं कि क्या संविधान में कोई प्रावधान है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए। तो है, संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 262, 262, आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के का जो एक शब्द आता है ना, अधिनिर्णय, एक यहाँ पे शब्द आता है अधिनिर्णय, एडजुडिकेशन, मतलब न्यायपालिका के द्वारा निर्णय करना कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है वो न्यायपालिका में जाए तो उसके निराकरण के लिए प्रक्रिया उपलब्ध है अनुच्छेद के तहत। ये वही शब्द है अधिनिर्णय। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के जल के बंटवारे को लेकर विवादों का जो निपटारा है उसके लिए अधिनिर्णय की व्यवस्था की गई है। और इसी अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संसद के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय, इसी अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संसद के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया है, अस्तित्व में लाया गया है, अधिनियमित किया गया है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है, संवैधानिक उपाय है। इसके अलावा राज्यों के बीच जब नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो केंद्र सरकार न्यायाधिकरण का गठन स्थापना करती है, न्यायाधिकरणों की स्थापना करती है। न्यायाधिकरण को हम लोग ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, ट्राइब्यूनल्स न्यायाधिकरण का गठन करती है। अब ये न्यायाधिकरण क्या करती है कि जो दोनों पक्ष हैं या जितने भी पक्ष हैं इस विवाद में संलिप्त, उनकी बातों को ध्यान में रखती है, पूरी स्टडी करती है और फिर एक संतुलित और न्याय संगत
निर्णय देती है और उम्मीद की जाती है कि जो संलिप्त राज्य हैं वो उनके न्यायाधिकरण के निर्णय को मानेंगे। तो ये एक प्रावधान संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। तो अब बात क्या है कि ये तो खैर है, अधिकार है राज्यों के पास संविधान के द्वारा, इवन केंद्र सरकार भी समाधान करने का प्रयास करती है ट्राइब्यूनल्स, न्यायाधिकरण के माध्यम से। तो हम आप क्या कर सकते हैं, राज्य सरकारें भी क्या कर सकती हैं इसके लिए? तो इसके लिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। अब वर्षा जल संचयन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्षा का जो जल है, कंक्रीट का जो जाल बिछ गया है, इसके कारण वो रिस कर भूमिगत जल में नहीं जा रहा है, या फिर वो बड़ी तेज गति से बहकर सागरों, महासागरों, नाला नालियों में जाकर सागरों, महासागरों, नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जा रहा है, वो वेस्ट हो जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक तरीका है कि हम वर्षा के जल को सरकारी इमारतों के, निजी इमारतों के छत पर उसको कलेक्ट करें और उसके बाद उसको पाइप के माध्यम से टैंक बनाकर, अब इस तरह से कोई घर है तो हम लोग चाहें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब यहाँ ये वर्षा हो रही है, अब इसको यहाँ पे एक पाइप यहाँ बनाएं और यहाँ भाल्व वगैरह लगा के, और इस पे दो तरह का हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ दो तरह की टंकियाँ हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे इसकी वाल्व लगा सकते हैं और इस तरह से दो तरह की हम लोग टंकियाँ स्थापित कर सकते हैं अपने घर के अहाते में। अब एक टंकी ऐसे बना दें कि इसका जो तली है वो बंद हो, तो इसमें जो पानी आएगा वर्षा जल का, इसमें जो पानी आएगा, ये जब भर जाएगा तो फिर ये पानी इधर ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो पानी है इसका इस्तेमाल हम अपने घर में जो फूल पत्तियाँ सब्जियाँ उगाते हैं, पशुओं का अगर पालते हैं उनको नहलाते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, तो इसके लिए फ्रेश पानी जो हम खींच रहे हैं या सप्लाई उसका ना करके इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक ऐसी टंकी हम लोग, और या फिर नहीं, और एक ऐसी टंकी बनाएं जिसकी तली को हम लोग जो है वो खुला छोड़ दें। अब ये पानी धीरे 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 जो है वो पानी धीरे धीरे भूमिगत जल में जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वर्षा जल संचयन हम करेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, भूमिगत जल का पुनर्भरण होगा। इससे क्या होगा, भूमिगत जल का पुनर्भरण होगा। और जब भूमिगत जल ऊपर स्तर आएगा तो सिंचाई के लिए भी पानी पर्याप्त उपलब्ध हो पाएगी। तो बहुत हद तक जो जल की कमी है उसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, विवाद को शांत कर सकते हैं अपने प्रयासों से। और स्थानीय स्तर पर जो नगर निकायों के द्वारा या आम लोगों द्वारा जल प्रबंधन पर, पानी व्यर्थ न करें, ज़रूरत के हिसाब से ही उसका इस्तेमाल करें, तो वर्षा जल प्रबंधन से भी हम लोग और जो स्थानीय जल प्रबंधन है उसके माध्यम से हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल सिंचाई के जो आधुनिकतम तकनीक आ गया है, जो सिंचाई का आधुनिकतम तकनीक आ गया, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं सिंचाई के साधनों में, फाउंडेशन कोर्सेज में, इसको हम लोग बोलते भी हैं ड्रिप या टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई, जिसको स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। तो इसके माध्यम से जो ड्रिप और स्प्रिंकलर व्यवस्था है, इसके माध्यम से हम पानी के बर्बादी को रोक सकते हैं। और टारगेटेड सिंचाई, यानी पौधे को ज़रूरत है तो पौधे को ही पानी देंगे, ना कि खर पतवार और पूरे इलाके के मिट्टियों को भर देंगे पानी से। तो जो भी आज हम नहर या तालाब सिंचाई या ट्यूबवेल इरिगेशन करते हैं उन सब में पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन इन सब के माध्यम से हम जल की बर्बादी को बहुत हद तक 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जल बचेगा, इससे तनाव कम होगा। तो ये सब समस्या जो है मेजर्स हैं जिसको अपनाकर हम जल की कमी को कम कर सकते हैं, तो फिर तनाव भी कम होगा। और बात यहाँ है कि वर्तमान स्थिति क्या है, ये जो नदी जल विवाद को लेकर कारण है, परिणाम है, समस्या का समाधान भी है, तो ये सब जब अगर हो रहा है तो वर्तमान स्थिति क्या है नदी जल को लेकर, नदी जल बंटवारा विवाद को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? तो देखिए वर्तमान स्थिति भी जो है अच्छी नहीं है।
क्योंकि जो भी न्यायाधिकरणों के द्वारा फैसला दिया जाता है, निर्णय दिया जाता है ट्राइब्यूनल्स के द्वारा, अक्सर ये देखा जाता है कि राज्य सरकारें उनको नहीं मानती हैं। तभी तो बार बार विवाद होता है एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही नदी को लेकर। तो वर्तमान स्थिति ये है कि ट्राइब्यूनल्स के द्वारा जो निर्णय दिया जा रहा है उस पर भी राज्य सरकारों द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। और स्थिति ये आ गई है कि सभी राज्य जो है पहले अपने लिए पानी चाहते हैं और पानी की खपत में कोई कमी भी नहीं करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जल संचयन जो है वही इस समस्या का एक कारगर समाधान है। और इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण है, ये हमको क्या संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि जब हम उपभोग की अतिवादिता को अगर हम नहीं छोड़े और अनुशासन की सीमा में नहीं आए तो ये समस्या और विकराल होगी। हमको जो है इसका जो एक सदुपयोग है, उसके अनुशासन, जो सदुपयोग का अनुशासन है, डिसिप्लिन ऑफ जो एक होना चाहिए कि हम जल का मिसयूज ना करें, उसकी सीमा में हमको आना पड़ेगा। उपभोग की अतिवादिता को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ेगा और साथ साथ आपसी तनाव तो बढ़ ही रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते होंगे, मांग जितनी है अगर आपूर्ति भी उतनी ही है, अगर आपूर्ति भी उतनी ही है तो तनाव की स्थिति नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था, ये मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है, ये सिर्फ अर्थशास्त्र का ही नियम नहीं है। ये जो मांग और आपूर्ति में जो संतुलन का जो नियम है वो पर्यावरण संतुलन के लिए भी जरूरी है, वो सद्भाव के लिए भी जरूरी है, वो शांति के लिए भी जरूरी है कि मांग और आपूर्ति में हम हमेशा संतुलन बनाए रखें, लालच न करें, दूसरे की आवश्यकता पर भी गौर करें। प्राकृतिक संसाधन सबकी है, हड़प लेने की नीति से बाज आएं, सबको समान मात्रा में मिले, जितना जिसको जरूरत है, लालच के हिसाब से नहीं, तो ये तनाव खत्म हो सकता है। तो मांग और आपूर्ति को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही रूल नहीं है, ये शांति का भी रूल है, सद्भाव का भी रूल है और पर्यावरण संतुलन का भी ये सिद्धांत है। और जब जब इस सिद्धांत की अवहेलना होगी, यानी जब जब लालच बढ़ेगा, तब तब यह विवाद उभरेगा, उग्र होगा, राज्य के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी एक तनाव का मुद्दा बनता रहेगा। इसीलिए संवैधानिक प्रावधान तो है ही, हमको जागरूक होना पड़ेगा, नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, राज्य सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, संसाधन सबका है ये सोचना पड़ेगा और विवादों का समाधान मिल बैठ कर करना होगा, समझदारी के साथ करना होगा। तब जाकर ही अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसको कम किया जा सकता है। तो ये टॉपिक मैंने आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बीपीएससी ने भी 42वीं बीपीएससी में 38 नंबर का फुल लेंथ ये सवाल पूछा हुआ है और दूसरे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। तो चूंकि ये सवाल सदाबहार है, ये विवाद हमेशा है, इसलिए सवाल हमेशा ही आता रहेगा। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने इसको बताया। अगले क्लास में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उससे जुड़ी हुई हानियां कौन सी होती हैं, उसको लेकर जो आंदोलन चलते हैं या आंदोलन होते रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में, वो कहाँ तक सही हैं या वो कहाँ तक गलत हैं, इन सब मुद्दों पर, और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या महत्व है, ये एक टॉपिक होगा जो कि शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और दीर्घोत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है और एक छोटे सवाल में आ सकता है कि हिमालयी नदियों का प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। तो अगले क्लास में मैं इसको भी रिकॉर्ड करा दूंगा, इस लेक्चर को भी आप लोग देख पाएंगे। तब तक के लिए असीम श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
धन्यवाद।